देखिए, हमारे यहाँ तो स्किल मैपिंग अब तक तो हो ही रहा था, डेटा भी हम लोगों का तैयार होना शुरू हो गया है और अब तक आने वाले ज़्यादातर लोगों के डेटाबेस हमारे पास तैयार हैं। सक्सेस स्टोरीज दिखनी भी शुरू हो गई हैं। पूर्णिया में 2000 स्किल मैपिंग के जरिए टेलरिंग का काम जानने वाले लोगों को 3 मास्क बनाने का काम दिया गया और 600 से 800 रुपये प्रतिदिन वो कमा रहे हैं। ऐसी अनेक स्टोरीज आपको राज्य के अलग अलग हिस्सों में अब दिखने लगेंगी। अब जो हमारे यहाँ ग्राम परिवहन योजना है, जिसके जरिए हमारे जो ड्राइवर्स देश के अलग अलग महानगरों में काम कर रहे थे, शहरों में काम कर रहे थे, वो यहाँ आए और आकर के अपनी गाड़ी खुद, जो ई वाहन उनको मिलेगा उसके वो स्वामी होंगे और तमाम अनुदान से लेकर के जो सुविधाएं उनको दी जाएंगी और वो ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। जल जीवन, हरियाली, मनरेगा और इसके साथ साथ सिंचाई को लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लगाए जाने की योजना शुरू हो गई है और 5 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिल चुका है बिहार में। अब एक जो बड़ी कोशिश हमारी है, अलग अलग राज्यों में औद्योगिक घरानों से बात हो रही है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2 या 3 दिन में हम लोगों की सामने आ रही है और जिस तरह से बिहार में एक लंबे समय तक बिहार को कई तरह की चीजें विरासत में मिली हैं। मैं आपका केवल 30 सेकंड लेना चाहूंगा। जो अविभाजित बंगाल था, जिससे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल निकले और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये राज्य सबसे ज्यादा फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी से प्रभावित हुए, जो आज निश्चित तौर पर पलायन दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ के कल कारखानों में हुआ होता, लेकिन इस एक पॉलिसी ने 1993 तक इस राज्य में जो भी संभावनाएं थी उनको ग्रहण लगाने का काम किया और उसके बाद राज्य में जो हालात बने लालू जी के कार्यकाल के लंबे समय तक, उसके बाद उत्तरोत्तर पलायन के आंकड़े घटे 2005 के बाद और इसकी पुष्टि अलग अलग राज्यों में लेबर ब्यूरो और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी कराई जा सकती है। लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं, हम ये मानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट बनने का समय है और कहीं ना कहीं संकट में ये एक अवसर है। बिहार ने ये महसूस किया है कि अगर हम अपने 25-30 लाख प्रवासी मजदूरों को अगर बिहार में समायोजित कर पाए और इसके रोडमैप पर हम काफी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, तो राजीव रंजन जी, तस्वीर बिल्कुल जो आज है इससे उलट दिखेगी। छोटा जवाब दीजिए, पॉइंट ले लिया मैंने आपका। एक छोटा सवाल और आपसे जवाब लीजिए, उसके बाद मैं सापरा जी के पास जाता हूं। अब 1 दशक से ज्यादा की सरकार आप लोगों की चल रही है, तो अब ये कहना मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि हमारे यहाँ विरासत में हमको मिला था औद्योगिक पॉलिसी, नए उद्योगों को लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की थी, मतलब लंबा समय हो चुका, अब आप दोष नहीं दे सकते पुरानी सरकारों को। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पुरानी सरकारों को दोष देने से हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और निश्चित तौर पर बिहार के जो हालात थे, शलभ मनी जी तो बिहार में एक पत्रकार के हैसियत से भी उन्होंने काम किया है। बिहार से जिस तरीके का पलायन उस दौर में हुआ है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ उद्योगपति रहने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ कामगार रहने के लिए तैयार नहीं थे, डॉक्टर्स रहने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप सब कल्पना कर सकते हैं कि जब नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो हालात संभालना बहुत आसान नहीं था। लेकिन मैंने कहा पलायन के आंकड़े उत्तरोत्तर घटते गए, लेकिन आज भी जब हम लोगों ने ऐप के जरिए जब पंजीकरण करना शुरू किया तो लगभग 28 से 29 लाख लोग देश के अलग अलग हिस्सों में उस ऐप के जरिए पंजीकृत हुए। जो नहीं पंजीकृत हुए उनकी भी एक संख्या हो सकती है। लेकिन हम लोगों को इस बार क्वारंटीन के लिए जो लोग भी आ रहे हैं या अलग अलग राज्यों से जो आ रहे हैं, उनके डोर टू डोर स्क्रीनिंग के साथ साथ हम स्किल मैपिंग से डेटाबेस को बेहतर बना रहे हैं, जिससे कि उनकी योग्यता, उनके हुनर के आधार पर उनको हम समायोजित करते चले जाएं। मजबूरी में ही सही, लेकिन कम से कम एक अच्छी शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। मजबूरी में ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले तो नहीं सोचा था, मजबूरी हुई तो करा, लेकिन अच्छी शुरुआत है। सापरा जी, ये बताइए कि आप तो महाराष्ट्र में यहाँ की राजनीति करते हैं, जो लो कॉस्ट मॉडल इन 2 राज्यों ने अपना लिया, उन मजदूरों को बुलाया और उनको काम धंधा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे भी हो सकता था। यहाँ पे भी इनको 3 मास्क बनाने के लिए काम पे लगाया जा सकता था, तो जाने क्यों दिया फिर? देखिए नीरज जी, सवाल ये है कि जिस तरह से एक अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 21 दिन में कोरोना से जीत हासिल कर लेंगे। 1 लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन, 3 और चौथा,
तो ये जो हमारा श्रमिक है, जो मजदूर है, इनके मन में कोरोना का भय भी हो गया। जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो प्रमुख शहर है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद वगैरह, मालेगांव, ये शहरों के अंदर कोरोना जो है वो फैलता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मजदूर हैं, ये एक घर के अंदर, एक छोटे घर के अंदर मैं कहूंगा 8-8, 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। वहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इनके मन में डर आ गया कि अगर हमारे को कोरोना लग गया तो हमारी यहीं पर मौत हो जाएगी, हमारे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा एक परिवार उत्तर प्रदेश या बिहार में भी है, उनका क्या होगा। तो ये जो भय था कोरोना का, और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन जो अनप्लान था, इसकी वजह से पहले महीने में तो इनको सबको तनख्वाहें मिल गई, लेकिन दूसरे महीने में जब एमएसएमई बंद है, जब छोटे उद्योग बंद है, जब दुकानें बंद हैं, तो उन दुकानदारों ने या एमएसएमई ने शायद इनको जो सैलरी देनी थी वो देनी बंद कर दी। अब इन बेचारों के पास बहुत ज्यादा रिजर्व तो था नहीं, तो इसलिए इनके मन में ये ख्याल आया, और एक घर से भी प्रेशर था, जो इनका मूल घर है उत्तर प्रदेश या बिहार में, वहां से भी फोन आते कि वहां पर कोरोना बढ़ रहा है, आप वापस आ जाइए। तो मेरे ख्याल से एक तो कोरोना का डर और दूसरा एक लंबा लॉकडाउन होने से खाली जेब, ये दो प्रमुख कारण थे कि इनको लगा कि अब हम अपने घर जाएं, जिएंगे भी अपने घर वालों के सापरा जी, तो ये डर आप लोगों को दूर करना चाहिए था ना, ये डर आप लोगों को दूर करना चाहिए था, सरकार को ये डर दूर करना चाहिए था। देखिए, ये डर दूर करने का पुरजोर प्रयास हुआ। इनको जो राशन चाहिए था वो राशन आज भी मिल रहा है, मुफ्त राशन दे रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी आया है, केंद्र सरकार की तरफ से भी आया। हाँ। इसके बाद में जैसे एक मैं खाली मुंबई का उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र का नहीं, कि मुंबई के अंदर रोज 8 लाख लोगों का खाना बनता है, मजदूरों का, प्रवासियों का। महानगर पालिका रोज का 4 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च करती है, फिर 2 बार खाना दिया जाता है। तो यहाँ की सरकार ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन सापरा जी, दोबारा आपका थोड़ा ऑडियो भी गड़बड़ा रहा है सर, आपका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, दोबारा आता हूं आपके पास। लेकिन डराने का काम भी सरकार नहीं किया। 25-20 दिन हुए थे और सरकार ने तत्काल ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ट्रेनों को इंतजाम करो, इनको वापस भेजना है। तो डराने का काम भी सरकार ने ही किया है। दोनों चीजें आपका सर ऑडियो आ रहे। सापरा जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, उसको सही कराते दोबारा आपके पास आते, तब तक दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। मेरे साथ डॉक्टर महेश गुप्ता हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और पीएचडी चैम्बर्स एक छोटे छोटे उद्योगों का एक बड़ा संगठन है, और वो स्वयं भी एक बड़े उद्यमी हैं, और उत्तर प्रदेश में भी मेरा अंदाजा काफ़ी बड़ा उनका कारोबार है। महेश गुप्ता जी, जो पहल यूपी गवर्नमेंट ने करी है, अभी मैं इस चर्चा को और आगे खोलता हूँ, वहाँ पे लेबर लॉस को भी अध्यादेश के जरिए खत्म किया गया है, 38 थे उसमें से 35 को डन अवे किया गया है। आप लोगों को भविष्य में यूपी में व्यापार की कुछ संभावनाएं दिखती हैं, जो अब तक डर था वहाँ पे, यूपी में कोई जाता नहीं था,